डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना में समझौता। बीजेपी 128 और शिवसेना 69 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बची 20 सीटों के लिए भी प्लान तैयार। यूपी पुलिस मंथन में सीएम योगी का एक्शन प्लान। महिला सुरक्षा से लेकर साइबर क्राइम पर सरकार फोकस। एसआईआर सूची से हटाने की तैयारी पूरी। 12 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का प्लान कंप्लीट। फरवरी से एसआईआर का दूसरा चरण होगा शुरू। दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। कई इलाकों एक्यूआई गंभीर। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात से पहले पुतिन की चेतावनी ने बढ़ाई ट्रंप और जेलेंस्की की टेंशन। कीव पर रूस ने किए ताबड़तोड़ हमले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना में समझौता। बीजेपी 128 और शिवसेना 69 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बची 20 सीटों के लिए भी प्लान तैयार। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति की बड़ी बैठक हुई। इसमें सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और महायुति के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने बैठक के बाद कहा कि मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संयुक्त रैली कहां आयोजित की जाएगी और चुनाव प्रचार की दिशा क्या होगी, इस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है। बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 69 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस तरह कुल 207 सीटों पर समझौता हो गया है। बची 20 सीटों पर वरिष्ठता और जमीनी स्तर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा कि किस दल का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने बैठक के बाद कहा है कि मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संयुक्त रैली कहां आयोजित की जाएगी और चुनाव प्रचार की दिशा क्या होगी, इस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने ये भी बताया कि सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है और बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 69 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। इस तरह कुल 260 सीटों पर समझौता हो गया है और बची 20 सीटों पर वरिष्ठता और जमीनी स्तर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा कि किस दल का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति की बड़ी बैठक हुई। इसमें सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और महायुति के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने बैठक के बाद कहा है कि मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संयुक्त रैली कहां आयोजित की जाएगी और चुनाव प्रचार की दिशा क्या हुई, इस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है और बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 69 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस तरह कुल 207 सीटों पर समझौता हो गया है और बची 20 सीटों पर वरिष्ठता और जमीनी स्तर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा कि किस दल का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, सीट बंटवारे को लेकर क्या बैठक में क्या चर्चा हुई है, क्या जानकारी सामने आई है, बताइए। जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर लगातार जो है बैठकें हो रही थी, जिसमें मुंबई में 125 जो सीटें हैं वो बीजेपी की तरफ से लड़ी जाएंगी, ऐसी बैठक हुई है। लेकिन अभी तक फैसला क्लियर नहीं हो पाया और इसमें मुंबई से लेकर जो थाने हैं और जो पुणे जिला है और जो महानगर पालिकाएं हैं वहां पे बैठकें की जा रही हैं। उस पर सीट बंटवारे को लेकर शाम तक जो है पूरी जो है वहाँ पे जो सीट बंटवारे को लेकर जो आखिरी बैठक है वो की जाएगी। कुछ सीटों के बंटवारे हो चुके हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक क्लियरफाई किया नहीं गया। लेकिन सीट बंटवारे को जल्द ही वहाँ पे निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद एक औपचारिक रूप से जो है किसे कितनी सीटें मिलेंगी इसका घोषणा किया जाएगा और कौन कहाँ से वहाँ से जो उम्मीदवार होगा इसकी भी घोषणा की जाएगी। जी, और क्या लगता है कौन उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? जिस तरह से तीनों पार्टियां महायुति में मिलकर लड़ रही हैं, तो इसमें
किसका पल्ला वहाँ पे भारी है, उन्हें वहाँ पे सीट दिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जब सीट बंटवारे के बाद इसमें उम्मीदवारों की जो है लिस्ट है वो जारी की जाएगी। फिलहाल अभी पार्टियों की तरफ से स्टार प्रचार की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। अब उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो अंतिम बैठक में मोहर लगने के बाद जारी की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कुल 260 सीटों पर समझौता हो गया है और बची 20 सीटों पर वरिष्ठता और जमीनी स्तर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा कि किस दल का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है यूपी से। यूपी पुलिस मंथन में सीएम योगी का एक्शन प्लान, महिला सुरक्षा से लेकर साइबर क्राइम पर सरकार फोकस। सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को दिशा निर्देश, गांव की सुरक्षा को मिले नई धार, बोले सीएम। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, पुलिसिंग और न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मंथन प्रोग्राम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। उनके संबोधन में गांव की सुरक्षा से लेकर महिला बाल संरक्षण, थाना प्रबंधन, साइबर अपराध, पुलिस प्रशिक्षण अभियोजन, कारागार सुधार और फॉरेंसिक तक हर पहलू शामिल रहा। सीएम ने साफ कहा कि जनता का भरोसा ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और इसे जमीन पर मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। बीट पुलिसिंग के समापन सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात चौकीदारों को पुलिस सीट व्यवस्था से प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए। चौकीदार गांव की सामाजिक संरचना और स्थानीय हालात से भली भांति जानते हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी से अपराध की रोकथाम, समय पर सूचना और त्वरित कार्यवाही संभव होगी। सीएम ने बीट पुलिस के आरक्षियों और दरोगाओं को निर्देशित किया कि वे गांव में नियमित संवाद, जनसंपर्क और भरोसे का माहौल बनाए ताकि कानून व्यवस्था जमीनी स्तर पर मजबूत हो। आपको बता दें कि महिला सुरक्षा से लेकर साइबर क्राइम पर सरकार का फोकस है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, पुलिसिंग और न्यायिक प्रक्रिया और को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मंथन प्रोग्राम आयोजित हुआ और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। उनके संबोधन में गांव की सुरक्षा से लेकर महिला बाल संरक्षण, थाना प्रबंधन, साइबर अपराध, पुलिस प्रशिक्षण अभियोजन, कारागार सुधार और फॉरेंसिक तक हर पहलू शामिल रहा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से। झारखंड एसआईआर सूची से हटाने की तैयारी पूरी। 12 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का प्लान कंप्लीट। 12 लाख वोटर्स का मतदाता सूची से हटाने का प्लान तैयार। फरवरी से एसआईआर का दूसरा चरण होगा शुरू। झारखंड में मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया है। राज्य में लगभग 12 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और संभावना है कि फरवरी माह से एसआईआर के दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर आईडी बनाए जाने की शिकायतों के बाद भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने झारखंड सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची हर हाल में सही, भरोसेमंद और विवाद से परे होनी चाहिए। आपको बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर आईडी बनाए जाने की शिकायतों के बाद एसीआई झारखंड सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची हर हाल में सही, भरोसेमंद और विवाद से परे होनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे अजय सिंह, ब्यूरो हेड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी सामने आई है? जिस तरीके से फरवरी में दूसरी मतदाता सूची होने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, दूसरी मतदाता सूची जो है उसमें पुनरीक्षण का मामला जो चल रहा था उसमें ये बात स्पष्ट रूप से आ रही है कि ये जो है एसआईआर में कोई त्रुटि न रह जाए, कोई किसी तरह की ये कोई अशुद्धि न रह जाए, इसके लिए पूरी जोर शोर से सरकार के साथ साथ जो है केंद्र सरकार की योजना भी चल रही है। दूसरी तरफ जो है ये जो है राज्य सरकार कह रही है कि नहीं, इसमें एफआईआर की सूची में जो है व्यापक जो फेरबदल होंगे, उस पर जो है जो त्रुटियां हैं उसमें पहले उस पर सुधार की जाए और उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन की जाए, तभी ये हो सकता है। जी अंकिता।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि 12 लाख वोटर्स का मतदाता सूची से हटाने का प्लान तैयार हो चुका है। फरवरी से एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में बेलगाम प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों एक्यूआई गंभीर। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण, ठंड और कोहरे का तीहरा हमला जारी है। रविवार को दिल्ली स्मॉग की मोटी चादर से ढकी रही और सुबह हल्का कोहरा भी देखा गया। हवा रुकने से दिल्ली एक्यूआई गंभीर स्थिति में बना हुआ है। लोगों को कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए जहरीली हवा और ठंड का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं हवा रुकने से एक्यूआई गंभीर स्थिति में बना हुआ है। उधर लोगों को ठंड का भी पूरा एहसास हो रहा है। शनिवार सुबह की तरह रविवार को भी ठंड से लोगों के हाथ ठिठुरते रहे। तो आपको बता दें, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण, ठंड और कोहरे का तिहरा हमला जारी है। उन्नाव रेप मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। एचसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सोमवार को जमानत के खिलाफ याचिका पर एससी में सुनवाई। उन्नाव रेप मामले में न्यायिक कार्यवाही तेज हो गई है। कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा मामले में मिली राहत के बाद इसके खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की वेकेशन बेंच ने 29 दिसंबर 2025 को इसकी सुनवाई होगी। दरअसल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सेंगर को आजीवन कारावास की सजा से राहत के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। उसी पर सुनवाई होनी है। उन्नाव रेप मामले की पीड़िता की मां ने सीबीआई अफसरों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीआई इस केस को संभाल रही है, लेकिन परिवार का विश्वास इस बात पर निर्भर करेगा कि मामले में कार्यवाही के दौरान एजेंसी उनके पक्ष में खड़ी होती है या नहीं। मैं सीबीआई पर तभी भरोसा करूंगी जब वह सुप्रीम कोर्ट में हमारा साथ देगी। आपको बता दें कि उन्नाव रेप मामले में न्यायिक कार्यवाही तेज हो गई है और कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा मामले में मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की वेकेशन बेंच में 29 दिसंबर 2025 को इसकी सुनवाई होगी। दरअसल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सेंगर को आजीवन कारावास की सजा से राहत के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। उसी पर सुनवाई होनी है। उन्नाव रेप मामले की पीड़िता की मां ने सीबीआई अफसरों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीआई इस केस को संभाल रही है, लेकिन परिवार का विश्वास इस बात पर निर्भर करेगा कि मामले में कार्यवाही के दौरान एजेंसी उनके पक्ष में खड़ी होती है या नहीं। मैं सीबीआई पर तभी भरोसा करूंगी जब वह सुप्रीम कोर्ट में हमारा साथ देगी। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक सिंह चंदेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या लगता है सोमवार को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, क्या इसको लेके क्या जानकारी है? चूंकि सीबीआई की जो याचिका है वो दाखिल की गई है, सीबीआई की तरफ से जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको लेके चुनौती दी गई है। इसमें कई पॉइंट्स उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि हाई कोर्ट ने कुछ चीजों को नजरअंदाज किया है। ऐसे में इस मामले पर जो हाई कोर्ट का फैसला उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वहीं जैसा कि इस मसले को लेकर लगातार जब भी हो रहा है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इसमें सीबीआई की तरफ से अपील दाखिल कर दी गई है। इससे पहले भी जो 2 वकील हैं दिल्ली की, उन्होंने भी इस मामले में याचिका दाखिल की है और इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। तो जो सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो सबसे पॉस्को एक्ट के सेक्शन 5 का हवाला दिया गया है, 5C, जिसमें ये कहा गया है कि जो कुलदीप सिंह है वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि चूंकि जो पॉस्को एक्ट का सेक्शन 5C है उसको सही ढंग से नहीं समझा गया है, क्योंकि उसमें बहुत स्पष्ट ये कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब वह होता है जो अपनी शक्ति, पद या अधिकार या हैसियत
का गलत इस्तेमाल करता है। और विधायक जब कुलदीप सेंगर जब इनके ऊपर ये आरोप लगा था तो उस वक्त वो विधायक थे। ऐसे में जो कि एक संवैधानिक पद है, तो उस पद पे रहने की वजह से इस नहीं कहा जा सकता कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। तो जो हाई कोर्ट ने इसकी व्याख्या की वो गलत की है। इसके अलावा अगर जब वो जिस पद पर बैठे हुए थे उस पद पर बैठने के साथ उनको जो शक्ति हासिल थी उससे ये स्पष्ट होता है कि समाज और राज्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी और उनका जनता के साथ विश्वास भी जुड़ा हुआ था। ऐसे में पॉस्को एक्ट के तहत सेंगर को पब्लिक सर्वेंट न मानना ये गलत था। वो सीबीआई का ये भी कहना है कि जो हाई कोर्ट है वो पॉस्को के मर्म को नहीं समझ पाया है, क्योंकि जो कानून का मकसद था और उसकी भावना थी उसको भूल गए हैं। इसी वजह से जो विधायक हैं उनको पब्लिक सर्वेंट न मानते हुए इस मामले में उनको जमानत दी है। सीबीआई के मुताबिक जो पॉस्को है उसमें उस बच्चों के यौन शोषण और अपराध जैसे गंभीर मामले आते हैं और इन मामलों में अगर किसी ने लंबा वक्त जेल में गुजार लिया है तो उसके लिए उस ज्यादा समय जेल में गुजारने के लिए उसको इस बात का हक नहीं मिल जाता कि उसको जमानत दे दी जाए। एजेंसी का ये भी कहना है कि अगर उनकी सजा को निलंबित किया जाता है तो वह कहीं न कहीं आरोपी को अभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और केस को दिशा को बदल सकते हैं, जैसा सीबीआई का ये आरोप है। अब सवाल ये है कि जो ये याचिका दाखिल की गई है उस याचिका में सीबीआई के जो आरोप हैं उनको सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अब जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अपील लंबित रहने तक, क्योंकि जो कुलदीप सेंगर है इनकी तरफ से 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। एक तो उनकी जो 2 सिद्धि है, यानी कि जो उसको निचली अदालत ने उनको दोषी माना है उस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो सजा रद्द करने की बात कही गई थी और इसको हाई कोर्ट ने इस बेसिस पे किया कि जो सजा है वो पॉस्को एक्ट की 5C के तहत नहीं आती और पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ऐसे में जो इनके ऊपर जो सजा है वो 7.5 साल से ज्यादा का हो चुका है। ऐसे में मेरिट के ऊपर बिना कुछ कहे उनको जमानत देती है, क्योंकि उनके ऊपर पॉस्को एक्ट नहीं लगता है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि क्या निचली अदालत के फैसले के बाद जो हाई कोर्ट में अभी भी मामला लंबित है, जिसके मेरिट के ऊपर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली याचिका थी उसका निस्तारण करते हुए ये कहा गया है। हालांकि हाई कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो उनकी मेन याचिका 2 सिद्धि खत्म करने की है, क्योंकि अगर 2 सिद्धि खत्म हो जाती है तो ये इस मामले में बरी हो सकते हैं। तो 2 सिद्धि का मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है और उसकी सुनवाई चलेगी, और अगर हाई कोर्ट उसमें निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है तो इनको फिर आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। वैसे भी एक अन्य मामले में 10 साल की सजा है तो अभी फिलहाल वो जेल में ही रहेगा, लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जो उनका जो कुलदीप सेंगर को जो सजा मिली है उस पर निलंबन दिया है, उनकी सजा को खत्म नहीं किया है, क्योंकि उनकी 2 स्थिति अभी भी बनी हुई है। हाई कोर्ट में मामला लंबित है। 7.5 साल का समय बीतने के आधार पर ये जमानत दी गई है, उसमें कुछ शर्तें भी लगाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना पड़ेगा कि जो हाई कोर्ट की मसले पर जो उनकी सोच है उसको सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होगा तो इसको बरकरार रखा जाएगा, नहीं तो फिर हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि हाई कोर्ट के फैसले में कोई परिवर्तन की जरूरत है या नहीं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।